नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है LIC एजेंटों के लिए है, जो LIC में काम कर रहे हैं, जो LIC में एजेंट के लेवल पे काम कर रहे हैं या जो किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे मैं खुलासा करने वाला हूँ जो LIC के एजेंट का जो कमीशन की बात चल रही है IRDAI की तरफ से कि कम होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे और विद एविडेंस के साथ मैं बताऊँगा कि क्या आपका कमीशन कम होगा कि नहीं होगा, और कम होगा तो किस तरीके से होगा। तो दोस्तों, अगर आप LIC एजेंट नहीं हैं और या इंश्योरेंस से नहीं जुड़े हुए तो इस वीडियो को आप मत देखिए, क्योंकि आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और आपका समय भी बर्बाद होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं क्या हमारा LIC एजेंट का जो कमीशन है वो कम होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम LIC एजेंट के कमीशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि जो भी कोई चीज़ ये बदलाव आती है, सबसे पहली पहल जो होती है इसमें IRDAI करता है, यानी जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी है वो करता है। और अगर हम आज की डेट में बात करें तो ये न्यूज़ बिल्कुल अधूरी होगी अगर मैं IRDAI के बारे में यहाँ पे बात ना करूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम IRDAI के ऊपर बात करते हैं और IRDAI में भी क्या है, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ IRDAI के चेयरमैन की बात करता हूँ। दोस्तों, अगर हम IRDAI के आज मौजूदा चेयरमैन की बात करें तो उनका नाम है श्री देबाशीष पांडे और ये IRDAI के चेयरमैन है और इनकी जो चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी 14 मार्च 2022 को हुई थी। अगर हम देबाशीष पांडे की बात करें तो दोस्तों ये IAS ऑफिसर हैं, 1987 बैच के और उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। और इससे पहले ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। और अगर हम बात करें कहाँ के रहने वाले हैं तो ये देबाशीष पांडा जो हैं ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा से और ये काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति रहे हैं डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने काम किया है। अगर जैसे मैं पिछला इनका रिकॉर्ड देखूँ तो इसमें आपको मैंने जैसे बताया कि ये सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में। और ये 31/1/2022 तक वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी में काम किया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। उसके बाद ये एडिशनल सेक्रेटरी भी बने स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर। उसके बाद उससे पहले की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं देवरिया, तहरी, उत्तरकाशी और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे होम और विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये इनका जो करियर रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों। इसी बेस पे इनको IRDAI का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। और ये अगर एजुकेशन की बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट है फिजिक्स के अंदर, साथ में इन्होंने मास्टर डिप्लोमा ले रखा है मैनेजमेंट में। और उसके बाद ये MPhil भी कर चुके हैं एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर। और ये अभी फॉरेन ट्रेनिंग्स भी कर चुके हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इन्होंने USA और फिलीपाइन से किया हुआ है। तो इनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं क्या आप इनको जानते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे आज से पहले कि देबाशीष पांडा कौन है। तो ऐसी जब भी कोई पर्सनैलिटी किसी ओहदे पे जाती है तो वो अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया चेंजेस जरूर लाते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर। तो जैसा कि देबाशीष पांडे जी चेयरमैन बने IRDAI के, तो वो भी चाहेंगे कि मेरा नाम हो और मुझे लोग जाने, क्योंकि IRDAI का चेयरमैन बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्हें पता है IRDAI के अगर हम आगे के पहलू को देखें तो इसके साथ LIC है। LIC के अगर हम बात करें तो 32 करोड़ तो पॉलिसी होल्डर्स हैं, साथ में 14 से 15 लाख तो एजेंट फोर्स ही है। तो अगर मैं कोई भी बदलाव लाता हूँ तो मेरी जो पॉपुलैरिटी है या मेरा जो नाम है वो इतने लाखों लोगों में तो इमीडिएट पहुंच जाएगा, जो कि आज की डेट में हो चुका है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें देबाशीष पांडा की, तो इन्होंने जब से कार्यभार संभाला है तब से कह लीजिए कि IRDAI की तरफ से LIC एजेंटों को कुछ ना कुछ डेली नए अपडेट्स मिलते जा रहे हैं, जो उनके लिए कई बार अच्छी खबर भी देता है, कई बार बुरी खबर देता है। और उसी बीच में ये खबर भी जो LIC कमीशन की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए दोस्तों, अब हम देबाशीष पांडे जी को छोड़कर बात करते हैं LIC के कमीशन स्ट्रक्चर पर, या LIC का कमीशन स्ट्रक्चर कम होगा कि नहीं होगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, कमीशन चार्ट पे जाने से पहले या कमीशन के बारे में बात करने से पहले समझ लेते हैं कि LIC का जो एक्सपेंस है, मैनेजमेंट का एक्सपेंस है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस किस तरीके से कितने रुपए बांटे गए हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि LIC ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है। तो ये मैं चार्ट के जरिए आपको दिखा रहा हूँ और इस चार्ट की डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, ताकि आप उस अटैचमेंट को खोल के पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है बहुत सारे पेजेस की है, तकरीबन 400+ पेजों की है। तो ये रिपोर्ट मैं आपको अटैचमेंट में लगा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के, वहाँ पर जाकर ज़रूर उसको देखिएगा और ये PDF अटैचमेंट इसको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा क्या है। तो मैं इसकी स्क्रीन दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आया कि LIC एजेंट कमीशन के ऊपर क्या बदलाव आ सकते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले देखें हम मैनेजमेंट एक्सपेंस की बात करें, यानी कि LIC जो भी बिजनेस करती है उसमें से किस तरीके का उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है लाइफ फंड को छोड़ करके। तो अगर मैं कमीशन की बात करूँ, जो सबसे बड़ा पार्ट है LIC का, अगर हम देखें तो कमीशन के हम 2020 में देखें तो LIC ने 21,338 करोड़ का कमीशन बांटा। वहीं पे अगर मैं 2021 में देखूं तो 22,170 करोड़ का कमीशन बांटा इन्होंने एजेंटों को। लेकिन अगर
उसके एवज में सैलरी देखें और बेनिफिट देखें एम्प्लॉय को ही, कि मतलब इस जो प्रीमियम कलेक्ट हुआ उसके बेस में कितनी सैलरी बांटी गई अपने LIC के एम्प्लॉय को और अदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो देखेंगे तो 25,090 करोड़ के आसपास जो सैलरी है वो बांटी गई 2020 के अंदर, और 26,755 करोड़ की सैलरी बांटी गई 2021 के अंदर। वहीं पे अगर आगे बढ़ेंगे तो अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या कोई चीज़ इधर से उधर मूव करनी होती है, तो 9,187 करोड़ की 2020 में थी और 8,234 करोड़ की 2021 में है। ऐसे आप देखेंगे आप यहाँ पे देखें आउटगोइंग टैक्सेस जो होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, उसके ऊपर जो चार्जेस जो खर्चा है वो है 17,188 करोड़ का 2020 के अंदर, और 21 में 13,077 करोड़ का। वहीं पर अगर देखेंगे जो हम गवर्नमेंट को सरप्लस पैसा देते हैं, जैसे कि आपको दोस्तों पता होगा कि LIC जो भी बिज़नेस करती है, जितनी भी पैसा कलेक्ट करती है, उसमें सब कुछ हटाने के बाद जो भी पैसा बचता है एज ए प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, उसका 5% डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट को देती है, जो हमारा करार है 1956 के तहत। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2020 के अंदर उन्होंने 2698 करोड़ का योगदान दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और वहीं पे 2021 में 2899 करोड़ का योगदान दिया। दोस्तों इसकी डिटेल रिपोर्ट मैंने अटैचमेंट में लगा रखी है और आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस शीट को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर LIC का एजेंट ख़त्म हो जाता है तो आप ले के चलिए कि ये सारे एक्सपेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि LIC के एजेंट को कमीशन तो 22,000 करोड़ मिल रहा है, लेकिन सैलरी तो जा रही 26,000 करोड़ की। ये अगर देखोगे तो जब तक LIC का बिज़नेस नहीं होगा, LIC का एजेंट फील्ड में नहीं जाएगा और पॉलिसी लेकर नहीं आएगा, तो ये 26,000 करोड़ की सैलरी बढ़ेगी कैसे? क्योंकि एजेंट ला रहा है ज़्यादा, लेकिन एजेंट को तो कम मिल रहा है। बढ़ तो LIC के एम्प्लॉयज़ को रहा है सारा पैसा, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो 28 करोड़ तो गवर्नमेंट ले रही है उसमें से पैसा। तो आप दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पे 26,000 करोड़ का सैलरी बढ़ रही है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 8,8 करोड़ की अदर एक्सपेंसेस हैं, 13,000 करोड़ की चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, ट्रांसफ़र जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और 5% के नाम पे 2-2 हज़ार करोड़ रुपये गवर्नमेंट को जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस तरह की चीज़ों को गवर्नमेंट इतनी आसानी से जाने देगी? तो दोस्तों मेरा इस शीट को दिखाने का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको डेटा स्टैटिक्स के ज़रिए, आपको कागज़ों के ज़रिए, आपको आंकड़ों के ज़रिए मैं इस चीज़ को समझाऊं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो किस तरीके से होगी और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो हमने पहले ही देख लिया कि हमारे जो हम बिज़नेस करके लाते हैं उसमें से किस तरह से अपना एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस तरह से LIC अपना पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मैंने क्लेम की भी जानकारी दे रखी है कि पॉलिसी पेमेंट कितनी हुई 2020 के अंदर, 2021 के अंदर। तो वहाँ पे देखें क्लेम मैच्योरिटी पे 16,000 करोड़ का 1,67,000 करोड़ का क्लेम दिया गया मैच्योरिटी पे, और जो पिछले साल 2019-20 में 1,52,000 का था। डेथ क्लेम जो है 23,000 करोड़ रुपये का गया, वहाँ पे पिछले साल 17,000 करोड़ का गया। एन्युटी में आप देखेंगे सरेंडर ऑफ पॉलिसी देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा बढ़ गई है। सरेंडर पिछले साल 74,355 करोड़ का सरेंडर वैल्यू था और इस बार सरेंडर वैल्यू 80,986 करोड़ का है। तो टोटल भी देख सकते हैं कि 2,86,000 रुपये 833 का 2020-21 का बिजनेस हुआ है इनका आउटगोइंग का, और 2019-20 में 25,422 करोड़ का हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये समझाने का मेरा मकसद आप समझ में होंगे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपके द्वारा मेहनत किए गए पैसों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और आपको कितना मिलता है और बाकी सरकारों में कितना बढ़ता है। अब हम बात करेंगे, तो दोस्तों आइए चलते हैं अब उस ड्राफ्ट पे जो IAD द्वारा प्रेजेंट किया गया था, मतलब कह लीजिए IAD ने जो ड्राफ्ट तैयार किया एजेंट के कमीशन को लेकर के, उस ड्राफ्ट की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी, लिंक दे दिया आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और ये IAD के पोर्टल से मैं निकाला दोस्तों, 8 पेज का ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट की डेट की मैं बात करूँ तो 23 अगस्त 2022 का ड्राफ्ट है और 8 पन्नों का ड्राफ्ट है। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 7वां और 8वां पन्ना मेन पन्ना है जिसके बारे में हमने बात करनी है, जहाँ पे कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो जो कमीशन
कमीशन का स्ट्रक्चर दिया गया है वो ये दिया गया है कि अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंगल प्रीमियम पर आपको 2% कमीशन मिलेगा, जो कि एज यूजुअल मिलता है आपको, और रिन्यूअल प्रीमियम नॉट एप्लीकेबल होता है, यानी कि यहाँ पे नहीं मिलता है। ग्रुप फंड की जो पॉलिसी होगी यहाँ पे 0.5% मिलेगा, और इसमें भी कोई रिन्यूअल नहीं होता, तो इस पर भी नॉट एप्लीकेबल है। रेगुलर प्रीमियम की हम जो बात करें, जो हम एंडोमेंट प्लान बेचते हैं, उस तरीके की पॉलिसी अगर आप बेचते हैं, या पेंशन प्लान जो रेगुलर वाले होते हैं, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट प्रीमियम जो है वो आपको 20% मिलेगा, और उसके बाद ऑनवर्ड 10% मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर तीसरे चौथे साल की बात नहीं की गई है, और लेकिन अगर हम अगले पन्ने पे जाएँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 साल की नंबर ऑफ ईयर पॉलिसी और 5 साल तक फोर्स थी तो 2% मिलेगा अगले 5 साल तक। उसके बाद अगर 10 साल तक रहती तो उसके अगले 10 साल तक भी 2% ही मिलेगा यहाँ पे इसके हिसाब से, और 15 साल की टर्म है तो 2% ही मिलेगा यहाँ पे अगले 15 साल तक। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे दूसरे साल से लेके चौथे साल तक की कोई बात नहीं की गई कि वहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा। अगर हम इस पेज के हिसाब से मान के चलो तो ये हमारा 10% पर ईयर बनता है, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कहूँगा कि दोस्तों, क्योंकि ये एक IRDAI का ड्राफ्ट है। इसके हिसाब से तो देखें तो फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है और रिन्यूअल प्रीमियम लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर नहीं लिखा हुआ है, और सीधा इन्होंने 5th ईयर की बात कर दी है। 5th ईयर ऑनवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो यहाँ पे क्या है कि 5 साल की पॉलिसी का लिखा हुआ, फोर्स रहती तो 2% मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई कमीशन कम करने की कहीं नहीं बात की गई है। यहाँ पे कमीशन का एक बाइफोकेशन दिया गया, मतलब एक रूप तैयार कर दिया है कि इस तरीके से कमीशन बढ़ेगा आपका। तो यहाँ पे ये खबर मुझे आपको दिखानी ज़रूरत थी, और ये दोस्तों ये मेरी कोई ऐसी खबर नहीं है जो मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये IRDAI के पोर्टल से मैंने निकाली है, IRDAI के साइट पर अवेलेबल है, और वहाँ से ये ड्राफ्ट है जो लीगल तरीके से तैयार की गई है, जो हमारे आगे चल के इसका रूपरेखा तैयार होगी। और ये ड्राफ्ट पे जो साइन है वो चेयरमैन देवाशीष पांडे जी के, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, और मैंने इसका लिंक भी डाल दिया यहाँ पे, जहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते हैं इसका ऑथेंटिकेशन। मैंने ज़रूरी समझा कि आपको ये अपडेट दूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बीमा सिगम के ऊपर बना रखा है कि उससे आने पे क्या बदलाव आएंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, खासकर LIC एजेंट में। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई किसी भी तरह के कोई सवाल आता है तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे खुशी होगी उसका जवाब देने में। साथ में मेरे फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सराहा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, उन सबको मेरा बहुत बड़ा थैंक यू। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।